Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Japanese encephalitis. हम जानेंगे Japanese encephalitis के बारे में. A small study revealed that children who had received 2 doses of live attenuated Japanese encephalitis vaccine found very low level of neutralizing antibodies IgG. जो एक स्मॉल स्टडी है इसमें पाया गया है कि जो चिल्ड्रन है जिनको मिला है 2 डोज लाइव एटेन्यूएटेड जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन का, उसमें पाया गया है बहुत कम लेवल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आईजीजी का. जापानीज इंसेफेलाइटिस के बारे में हम जान लें. जापानीज इंसेफेलाइटिस इज ए डिजीज काउज्ड बाय फ्लेवीवायरस दैट अफेक्ट द मेम्ब्रेन्स अराउंड द ब्रेन. ये किसके कारण होता है और क्या कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है. तो जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है ये एक डिजीज है जो कि आपका फ्लेवीवायरस के कारण होता है. ये अफेक्ट करता है जो आपका मेम्ब्रेन्स होता है ब्रेन के अराउंड उसको. ये कैसे ट्रांसमिट होता है? द डिजीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटो ऑफ द क्यूलेक्स स्पीशीज. ये जो डिजीज है ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन को बाइट के कारण जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है क्यूलेक्स स्पीशीज का. सिम्टम्स इसका क्या होता है? A small percentage of infectious people develop inflammation of brain encephalitis with symptoms including sudden onset of headache, high fever, disorientation, coma, tremors and convulsion. जो एक स्मॉल परसेंटेज होता है इन्फेक्टेड पीपल का उसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन इंसेफेलाइटिस देखा जाता है. इसका जो सिम्टम्स है उसमें सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक, बहुत ज्यादा फीवर होना, डिसओरिएंटेशन, कोमा, ट्रेमर्स या कन्वल्यूजन भी है. ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए जापानीज इंसेफेलाइटिस का अवेलेबल नहीं है. यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्टोरियल माध्यम से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं. जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस एक वायरस है जो कि स्प्रेड होता है मॉस्किटो से. फर्स्ट केस जो था इसका डॉक्यूमेंट किया गया था जापान में 1821 में. इसका ये नाम रखा गया है. जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस इज द मेन काउज ऑफ वायरल इंसेफेलाइटिस इन मैनी कंट्रीज. और जो आपका जापानीज इंसेफेलाइटिस है ये मेन काउज है वायरल इंसेफेलाइटिस का बहुत सारे कंट्री में. एस्टिमेट किया जाता है कि 68,000 क्लिनिकल केस जो है वो प्रत्येक साल आते हैं. सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर, कन्वर्सन. हर एक जो होता है 250 केसेस में उसमें सीवियर इलनेस देखा जाता है. डिसओरिएंटेशन, कोमा, सीजर, स्पेसिफिक पैरालिटिस और डेथ भी हो सकता है. डेथ रेट की अगर हम बात करें तो 30% चांस है. डोमेस्टिक पिग, वाइल्ड बर्ड्स, हेरोन्स और रिजर्वोयर ऑफ द वायरस. जो आपका डोमेस्टिक पिग है, वाइल्ड बर्ड्स, हेरोन्स हो गए, ये सारे रिजर्वोयर्स है वायरस के लिए. ह्यूमन आर इंसिडेंटल और डेड इन होस्ट. ह्यूमन जो होते हैं वो इंसिडेंटल या डेड इन होस्ट होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेप टेकन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट है. हम जानेंगे जो स्टेप लिया गया है सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए वाटर रिसोर्स को. Data given by the Central Groundwater Board, which monitor groundwater level throughout the country, shows about 60% of the well monitor have registered a rise in groundwater level. जो डाटा जिसको कि प्रोवाइड किया गया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB के द्वारा जो कि मॉनिटर करता है ग्राउंड वाटर लेवल को पूरे कंट्री के लिए, इसमें देखा गया है कि जो 60% वेल्स है जिसको कि मॉनिटर किया गया है उसमें राइज देखा गया है ग्राउंड वाटर के लेवल पे. However, the groundwater level in some part of the country are declining continuously. लेकिन जो ग्राउंड वाटर लेवल है आपका कुछ पार्ट में कंट्री के वो डिक्लाइन कर रहे हैं अभी भी. स्टेप टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. जो स्टेप लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल वाटर पॉलिसी 2012. जो नेशनल वाटर पॉलिसी आपका 2012 का इट एडवोकेट कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर, ऑगमेंटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डायरेक्ट यूज ऑफ रेन वाटर, water demand management, increasing water use efficiency, water pricing, including incentivization of recycling and reuse of water, etc. जो आपका नेशनल वाटर पॉलिसी है 2012 का ये बोल रहा है कंजर्व करने को, प्रमोट करने को और प्रोटेक्ट करने को वाटर को. ये ऑगमेंट कर रहा है जो अवेलेबिलिटी है वाटर का रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, डायरेक्ट यूज किया जाए रेनफॉल का, वाटर डिमांड मैनेज किया जाए, इंक्रीज किया जाए वाटर यूज एफिशिएंसी को, वाटर प्राइसिंग में इंक्लूड किया जाए कि जो इंसेंटिवाइज किया जाएगा रिसाइकल और रीयूज ऑफ वाटर को. जल शक्ति अभियान लॉन्च इन 2019. जो आपका जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया गया था 2019 में, इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि इफेक्टिवली हार्वेस्ट किया जा सके मानसून के रेनफॉल को, क्रिएट करके आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर को, वाटर सेट मैनेजमेंट, रिचार्ज एंड रीयूज स्ट्रक्चर, इंटेंसिव एफोरेस्टेशन एंड अवेयरनेस जनरेशन के माध्यम से.
अमृत सरोवर मिशन 2022। जो आपका अमृत सरोवर मिशन है 2022 का, इट एम्ड एट डेवलपिंग एंड रिजुविनेटिंग 25 वाटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। जो आपका अमृत सरोवर मिशन है 2022 का, इसका मकसद है डेवलप करना और रिजुविनेट करना 25 वाटर बॉडीज को हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंट्री के। ये पार्ट है आपका सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव का। Central Groundwater Authority, constituted under the Environment Protection Act 1986 for the purpose of regulation and control of groundwater by industry, mining project, infrastructure project, etc. in the country. जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, इसको गठित किया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के माध्यम से। इसका काम क्या है? रेगुलेट करना, कंट्रोल करना ग्राउंड वाटर को। जो इंडस्ट्री, माइनिंग प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कंट्री का, उसको ये देखता है, मॉनिटर करता है। अटल भूजल योजना 2019, जो आपका अटल भूजल योजना है 2019 का, implemented by the central government with an outlay of rupees 6,000 crore in collaboration with the state in certain water stretch areas of गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। जो आपका अटल भूजल योजना है 2019 का, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो आउटले है वो रुपीज 6,000 करोड़ का है। इसमें कोलैबोरेट किया गया है स्टेट के साथ कुछ वाटर स्ट्रेच एरियाज के लिए। कौन कौन से स्टेट का? जैसे कि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए। नेशनल एक्विफायर मैपिंग प्रोग्राम 2012, जो आपका नेशनल एक्विफायर मैपिंग प्रोग्राम है 2012 का, implemented by central groundwater body to cover an area of over 25 lakh square kilometer and share the national aquifer mapping program study report along with management plan with state union territory for sustainable intervention। जो आपका नेशनल एक्वाफायर मैपिंग प्रोग्राम है 2012 का, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी के द्वारा। ये कवर कर रहा है आपका ओवर 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को, और ये शेयर कर रहा है जो आपका नेशनल एक्वाफायर मैपिंग प्रोग्राम का स्टडी रिपोर्ट है और मैनेजमेंट प्लान को स्टेट यूनियन टेरिटरी के साथ सस्टेनेबल इंटरवेंशन के लिए। मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर 2020, जो आपका मास्टर प्लान है आर्टिफिशियल रिचार्ज को लेकर ग्राउंड वाटर का 2020 का, इसको भी प्रिपेयर किया गया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी के द्वारा। इसमें स्टेट यूनियन टेरिटरी प्रोवाइड कर रहे हैं एक ब्रॉड आउटलाइन को प्रोजेक्ट का, एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट को। ये जो मास्टर प्लान है इसका फोकस है कंस्ट्रक्ट करने के ऊपर ओवर 1 करोड़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर को कंट्री में, ताकि हार्नेस किया जा सके 185 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर को। Water is a state subject and the construction of large reservoir for storage of water to meet the water requirement fall under the purview of state। और जो वाटर है आपका ये स्टेट सब्जेक्ट है, और जो कंस्ट्रक्शन की बात कही गई है लार्ज रिजर्वर को, ताकि स्टोर किया जा सके वाटर को पूरा करने के लिए वाटर के रिक्वायरमेंट को, ये आपका स्टेट के अंतर्गत आता है क्योंकि वाटर स्टेट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मोक पार्टिकल्स फ्रॉम वाइल्ड फायर कैन इरोड ओजोन लेयर, MIT स्टडी। जो स्मोक पार्टिकल है वाइल्ड फायर का, ये इरोड कर सकता है ओजोन लेयर को, MIT के स्टडी में पाया गया है। जानेंगे इसके बारे में डिटेल पे। अकॉर्डिंग टू ए न्यू स्टडी, द स्मोक फ्रॉम रिसेंट वाइल्ड फायर इज थ्रेटनिंग टू स्लो एंड इवन रिवर्स द रिकवरी ऑफ अर्थ ओजोन लेयर। ये एक नया स्टडी है, उसमें पाया गया है कि जो स्मोक है रिसेंट वाइल्ड फायर का, ये थ्रेटन कर रहा है, ये स्लो कर रहा है, इवन रिवर्स भी कर सकता है जो रिकवरी हुआ है अर्थ के ओजोन लेयर को। तो ओजोन लेयर के बारे में हम जान लें। ओजोन लेयर इज द प्रोटेक्टिव कवर शील्डिंग द अर्थ फ्रॉम सन डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो ओजोन लेयर है ये आपका एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि बचाता है अर्थ को सन के डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। इस स्टडी के बारे में थोड़ा हम और जान ले। रिसर्चर फ्रॉम द मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT इन द US नोटेड दैट वाइल्ड फायर कैन पंप स्मोक अप इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर वेयर द पार्टिकल ड्रिफ्ट फॉर ओवर ए ईयर। रिसर्चर जो है आपके मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के USA के, उसने पाया है कि जो वाइल्ड फायर है ये पंप करता है स्मोक को ऊपर की तरफ स्ट्रेटोस्फीयर पे, जहां पे पार्टिकल जो है ड्रिफ्ट हो जाता है सालों तक के लिए। द रिसर्चर आइडेंटिफाइड अ न्यू केमिकल रिएक्शन बाय विच स्मोक पार्टिकल फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर मेज ओजोन डिप्लीशन गोज। और रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किया एक न्यू केमिकल रिएक्शन को जिसमें स्मोक पार्टिकल जो थे आपके ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर के, उन्होंने ओजोन डिप्लीशन को और ज्यादा वॉश कर दिया। By triggering this reactor, the fires likely contribute to a 3 to 5% depletion of total ozone at mid latitude in the southern hemisphere, in region overlying Australia, New Zealand and part of Africa and South America। और ट्रिगर करते हुए इस रिएक्शन को, ये जो फायर था आपका ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, इसने कंट्रीब्यूट किया है 3 से 5% डिप्लीशन को टोटल ओजोन का मिड लैटिट्यूड में, साउथर्न हेमिस्फीयर जिसमें आपका रीजन आता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन त्रिशूल। PIB के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जानेंगे ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में। अंडर इस ऑपरेशन त्रिशूल द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज एक्सट्रेडिटेड 33 फ्यूगिटिव इन्वॉल्व्ड इन वेरियस क्रिमिनल एक्टिविटी इन द पास्ट ईयर।
ऑपरेशन त्रिशूल के अंतर्गत जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई, उन्होंने एक्स्ट्राडिट किया है 33 फ्यूगिटिव को जो कि इन्वॉल्व थे अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटी में पास्ट ईयर पे। इसके प्रोसेस को हम समझते हैं। सीबीआई रेज रिक्वेस्ट थ्रू इंटरपोल चैनल एंड सीक देयर डिपोर्टेशन और एक्स्ट्राडिशन थ्रू अ फॉर्मल रूट। सीबीआई ने रिक्वेस्ट रेज किया था इंटरपोल चैनल से और डिपोर्टेशन और एक्स्ट्राडिशन की बात कही थी उनकी फॉर्मल रूट के माध्यम से। CBI used Interpol Star Global Focal Point Network and analysis of financial crime file to not only trace suspect but also the proceed of financial crime। CBI जो है वो उपयोग कर रहा है इंटरपोल स्टेट ग्लोबल फोकल पॉइंट नेटवर्क का और एनालिसिस कर रहा है फाइनेंशियल क्राइम फाइल को सिर्फ ट्रेस करने के लिए ही नहीं सस्पेक्ट को, बल्कि प्रोसीड करने के लिए भी फाइनेंशियल क्राइम को। Also, in recently, India has called upon G20 countries to adopt multilateral action for faster extradition of fugitive economic offender। और अभी हाल ही में भारत ने, इंडिया ने G20 कंट्रीज को कहा है कि अडॉप्ट किया जाए मल्टीलेटरल एक्शन को ताकि फास्टर एक्स्ट्राडिशन हो सके फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का। ये फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होते क्या है इसको भी हम समझेंगे। तो ऑपरेशन त्रिशूल आपको पता चल गया, ये याद होना चाहिए किस चीज के लिए है। आपका फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है इसको डिफाइन किया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके खिलाफ कोई वारंट ऑफ अरेस्ट निकला हो शेड्यूल ऑफेंस के लेके किसी भी कोर्ट के द्वारा और जो वैल्यू होगा ऑफेंस का वो कम से कम 100 करोड़ का होना चाहिए, उसी को फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहा जाएगा। तो क्या क्राइटेरिया ये भी आपको पता चल गया किसके लिए होता है। Fugitive Economic Offender Act 2018 aims to seize the property of economic offender who have fled the nation to avoid being prosecuted or who refuse to come back to face charges। जो Fugitive Economic Offender Act है 2018 का, इसका मकसद है सीज कर लेना प्रॉपर्टी को इकोनॉमिक ऑफेंडर का जो कि भाग गए हैं नेशन से अवॉइड करने के लिए प्रोसिक्यूशन को, व जो रिफ्यूज कर रहे हैं वापस नहीं आने को फेस चार्जेस को लेके, तो उनका जो प्रॉपर्टी होता है उसको इस एक्ट के माध्यम से सीज कर लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायु लिंक। हम जानेंगे वायु लिंक के बारे में। इंडियन आर्म फोर्सेज आर सेट टू डिप्लॉय अ न्यू होम ग्राउंड सिस्टम कॉल्ड वायु लिंक विच विल हेल्प कमांडर्स आइडेंटिफाई फ्रेंडली फोर्सेज इन अ जॉइंट बैटल स्पेस। इंडियन आर्म फोर्सेज जो है वो बहुत जल्द डिप्लॉय करने जा रही है न्यू होम ग्राउंड सिस्टम को जिसका नाम है वायु लिंक। तो कौन करने जा रही है इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्म फोर्सेज क्या वायु लिंक को। ये मदद करेगा कमांडर्स को आइडेंटिफाई करने में फ्रेंडली फोर्सेज को जॉइंट बैटल स्पेस में। वायु लिंक कैन एवर्ट बुडगम लाइक फैक्टराइट गिविंग रियल टाइम डाटा। और जो वायु लिंक है ये एवर्ट करता है बुडगम लाइक फैक्ट्रीसाइट को, ये रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके वर्किंग की बात करें, it will connect all entities combat and non-combat through a single link and help identify friendly forces in a combat situation whether airborne or on the ground through secure jammer proof communication। ये कनेक्ट करता है सारे इंटाइटीज को कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट के एक सिंगल लिंक के माध्यम से और मदद करता है आइडेंटिफाई करने में फ्रेंडली फोर्सेस को कॉम्बैट सिचुएशन के दौरान, जहां पे एयरबोर्न या ग्राउंड को सिक्योर चैमर प्रूफ कम्युनिकेशन के माध्यम से। इट विल ऑल्सो एम प्रोट विथ एक्यूरेट वेदर डाटा बिफोर द फ्लाइट। और ये जो है आर्म पायलट जो होते हैं एक्यूरेट वेदर डाटा भी प्रोवाइड करता है उनके फ्लाइट के पहले। इट हेल्प इन इंप्रूविंग सिचुएशनल अवेयरनेस एंड कंसिक्वेंटली एडिंग इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। और ये मदद करता है इंप्रूव करने में सिचुएशनल अवेयरनेस को और साथ साथ एड करता है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाइडलाइंस ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस अंडर कंसिडरेशन सिर्फ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। तो गाइडलाइंस है मेडिकल नेग्लिजेंस को लेके, ये कंसिडरेशन में है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है। इसके बैकग्राउंड को हम समझेंगे, फिर मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो कंसीडर कर रहा है हेल्थ केयर सेक्टर लॉन्ग जो आपका एक डिमांड था कि गाइडलाइन तैयार किया जाए डिटरमाइन करने के लिए मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस को, तो उसको जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री कंसीडर कर रहा है। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। मोर देन 17 ईयर्स हो गया जब से सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो था जैकब मैथ्यू केस 2005 में डायरेक्ट किया था सेंटर को कि फ्रेम किया जाए स्टैट्यूटरी रूल्स को ध्यान में रखते हुए जो मेडिकल एजुकेशनल रेगुलेटर है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, ताकि डील किया जा सके जो मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस है जो कि इंपैक्ट करता है दोनों ही डॉक्टर और पेशेंट को। तो आप सोचिए 17 ईयर्स हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था, अब जाके इस पे चल रहा है ताकि बहुत जल्दी इसको बनाया जा सके। तो मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है? मेडिकल नेग्लिजेंस को हम मेडिकल माल प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। ये एक सिचुएशन होता है जहां पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो फेल कर जाता है प्रोवाइड करने में अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड को जो केयर को उनको देना चाहिए था पेशेंट का, जिसके कारण उनको हार्म इंजरी या उनकी मृत्यु हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का क्राइटेरिया क्या है मेडिकल नेग्लिजेंस को लेके? कुसुम शर्मा वर्सेस बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में जो 2 जज सुप्रीम कोर्ट का पैनल था उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था बहुत सारे क्राइटेरिया को जो कि रेगुलेट करने के लिए आवश्यक है मेडिकल नेग्लिजेंस केस को।
बॉलम टेस्ट पहले हम समझते हैं। बॉलम टेस्ट को क्रिएट किया गया था 1957 में। ये रिजल्ट था जो आपका जजमेंट हुआ था हाउस ऑफ लॉर्ड को लेकर बॉलम और फ्रेम वायरेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी के बीच में। इसमें कहा गया था कि डॉक्टर जो है वो स्केप कर जाते थे लॉर्ड शूज से नेग्लिजेंस का, अगर वो शो करते थे कि जो अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर है उन्होंने बिहेव किया सेम मैनर में। तो बॉलम टेस्ट जो आर्ग्यू करता है कि डॉक्टर जो है वो नेग्लिजेंट नहीं है, उन्होंने जो किया है अप्रूव किया गया था रिस्पॉन्सिबल बॉडी को मेडिकल ओपिनियन के द्वारा, और ये प्रिंसिपल टेस्ट है स्टैंडर्ड ऑफ केयर के लिए। बहुत सारे जो इंसिडेंट हुए मेडिकल नेग्लिजेंस के, जैसे कि जो फॉरेन मेटल, कई बार आप लोगों ने सुना है कि जो साइड सर्जरी के हो जाने के बाद भी बॉडी में वो लोग भूल जाते हैं। रॉन्ग पार्ट रिमूव यानी ऑपरेशन करना किसी और पार्ट का किसी और पार्ट का कर दिया गया। डॉक्टर एक्टिंग इन कैलेस मैनर, जो डॉक्टर कैलेस मैनर में काम करते हैं। और डेथ ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम ए रॉन्ग ग्रुप, और जो मृत्यु हो जाती है ट्रांसफ्यूजन जो होता है ब्लड का, रॉन्ग ग्रुप का ब्लड उनको चढ़ा देते हैं इस कारण। इम्प्लीकेशन ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, क्या ये प्रभाव पड़ रहा है मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण? तो फिजिकल हार्म होता है, इमोशनल नुकसान होता है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है, लॉस ऑफ ट्रस्ट भी होता है। ये इम्पैक्ट कर रहा है पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को। तो इसी से डील करने के लिए इस लॉ को बनाने की बात चल रही है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.